Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. As you know, we have already covered 9 video of the science and tech. If you have not watched, please visit all of that. That will be your boost your confidence regarding competitive syllabus. Friends, I have created so many playlists regarding UPSC syllabus and the UPPCS syllabus, and these are the test series of the prominent institution. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding UPSC and all the state PCS एग्जामिनेशन. अगर आप यहाँ पे अटैम्प्ट करते रहोगे तो आगे करने में इजी रहेगा. एंड फ्रेंड्स, आज हम 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मतलब 10th वीडियो बनाने जा रहे हैं. विद रेफरेंस टू द मालवेयर्स कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मालवेयर के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बारे में स्टेटमेंट है. फर्स्ट वन इज रैंसमवेयर. रैंसम होता है फिरौती. रैंसमवेयर इनक्रिप्ट्स द विक्टिम फाइल्स मेकिंग देम इनएसेसिबल टू द विक्टिम. क्या रैंसमवेयर जो विक्टिम की फाइल है उनको इनएसेसिबल, मतलब उसको पहुंचाया नहीं जा सकता वहाँ तक, ऐसे बना देता है क्या उसकी फाइल, विक्टिम की फाइल को. सेकेंड है ट्रोजन रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ रिप्लिकेटिंग एंड इन्फेक्टिंग अदर फाइल्स. क्या ट्रोजन सेल्फ रेप्लिकेटिंग अपनी कॉपी बनाता रहता है या इन्फ्लेक्ट करता है अदर फाइल्स को, इन्फेक्टिंग. एंड द थर्ड वन इज वर्म्स. वर्म्स रिक्वायर स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट फाइल. तो स्प्रेड करने के लिए क्या इन्फेक्टेड होस्ट फाइल चाहिए उसको, वर्म्स को लिए. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया हुआ है क्वेश्चन आंसर. ए है सेकेंड एंड थर्ड, बी है फर्स्ट, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन बी है. जैसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं. जैसे सम ऑफ द मोर कॉमनली टाइप्स ऑफ मालवेयर मलिशियस सॉफ्टवेयर आर वायरस बोलते हैं, वर्म्स, ट्रोजन, बोट्स, रैंसमवेयर, बैकडोर, स्पाईवेयर, एडवेयर. फर्स्ट स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है. रैंसमवेयर इज ए टाइप ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर. रैंसमवेयर क्या है, मलिशियस सॉफ्टवेयर है that threatens to publish the victim data or perpetually block access to it unless a ransom is paid. मतलब ये फिरौती बंदे क्या हैं, उसके फाइल में लॉक लगा देते हैं, इनएसेसिबल हो जाता है और तब तक फिरौती नहीं मिलती, उसको अनलॉक नहीं करते हैं. सम रैंसमवेयर यूज टेक्निक कॉल्ड क्रिप्टो वायरल एक्सटोर्शन. तो मतलब क्रिप्टेड कोड लगा देते हैं एक्सटोर्शन फिरौती के लिए, विच इनक्रिप्ट्स द विक्टिम फाइल्स मेकिंग दैम इनएसेसिबल एंड डिमांड्स ए रैंसम पेमेंट फॉर दी डिक्रिप्ट दैम. तो इसमें हमें ये याद रखना कि क्रिप्टो वायरल एक्सटोर्शन जो टेक्निक यूज होती है इसमें. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. जैसे ट्रोजन के बारे में, ट्रोजन क्या है, ट्रोजन इज ए हार्मफुल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर का एक हार्मफुल पीस है दैट लुक्स लेजिटिमेट. यूजर्स आर टिपिकली ट्रिक्ड इनटू लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इट ऑन देयर सिस्टम. मतलब आपके पास कोई ईमेल आ गया या आपका कोई मैसेज आ गया, उस पर आपने क्लिक कर दिया, वो लगता है कि लेजिटिमेट है, ऐसा दिखेगा कि कोई कंपनी से ही आया हुआ है, तो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा. आफ्टर इट एक्टिवेटेड इट कैन अचीव एनी नंबर ऑफ अटैक्स ऑन द होस्ट, फ्रॉम इरिटेटिंग द यूजर, पॉपिंग अप योर विंडो, चेंजिंग डेस्कटॉप, or to damaging the host, deleting files, stealing data, activating or spreading the malware, other such virus. Trojans are also known to create backdoors to give malicious user access to the system. Unlike virus, worms, Trojan do not reproduce. मतलब ये दोबारा प्रोड्यूस नहीं होते हैं, रेप्लिकेट नहीं करते हैं. वायरस बार बार रिप्लिकेट करते हैं, अपनी कॉपी बना देते हैं, बट ट्रोजन कॉपी नहीं बनाते. एंड नोट डू दे सेल्फ रेप्लिकेट, इस अपने आप भी कॉपी नहीं करते हैं. ट्रोजन्स मस्ट स्प्रेड थ्रू यूजर इंटरेक्शन सच एज ओपनिंग एन ईमेल अटैचमेंट. मतलब यूज़र का इंटरेक्शन होता है, ईमेल ओपनिंग कर दिया, कोई नेट से डाउनलोड फाइल हो जाती है. तो थर्ड वन इज इनकरेक्ट है. कंप्यूटर वर्म्स. वर्म्स क्या होता है, आर सिमिलर टू वायरस. वायरस से सिमिलर इन दैट दे रेप्लिकेट फंक्शनल कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. ये कॉपी करते रहते हैं, फंक्शनल कॉपी. कैन कोज सेम टाइप ऑफ डैमेज इन कंट्रास्ट टू वायरस विच रिक्वायर्स द स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट फाइल. मतलब जो इन्फेक्टेड होस्ट फाइल है उसको फैलाने के लिए चाहिए. वर्म्स स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर. वर्म्स क्या अकेला जाता है, डू नॉट रिक्वायर ए होस्ट प्रोग्राम और ह्यूमन हेल्प टू प्रोपेगेट. ये अपने आप फैलता रहता है वर्म्स, इसको हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, ना ही कोई होस्ट सॉफ्टवेयर चाहिए होता है इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
सेकेंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंटरफेरोन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंटरफेरोन्स के बारे में स्टेटमेंट दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट है दे आर स्मॉलर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। तो इंटरफेरोन्स क्या होते हैं कि स्मॉलर प्रोटीन होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इंटरसेलुलर, दो सेलों के बीच में सिग्नल देने के लिए। सेकंड है दे डायरेक्टली इनहिबिटेड द एंट्री ऑफ वायरस इनटू द होस्ट सेल। तो ये क्या डायरेक्टली इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं एंट्री ऑफ वायरस इनटू द होस्ट सेल में रोकने से। थर्ड वन इज दे हैव एंटी प्रोलिफेरेटिव इफेक्ट्स ऑन द सेल डिवीजन। तो क्या करते हैं, दे हैव एंटी प्रोलिफेरेटिव, मतलब प्रोलिफेट होता है फैलना, सेल डिवीजन पे क्या है फैलने की रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकंड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है द इंटरफेरोन्स आर दी प्रोटीन्स होते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी सेल्स एज ए डिफेंसिव रिस्पॉन्स टू द वायरस। दे आर इम्पोर्टेंट मॉड्यूलेटर ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। तो क्या है, बॉडी सेल्स के द्वारा मान लो कोई वायरस का अटैक हुआ आपकी बॉडी पे, तो इंटरफेरोन्स पैदा हो जाते हैं। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट मॉड्यूलेटर ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम रिस्पॉन्स करता है उसके मॉड्यूलेटर होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इंटरफेरोन्स आर दिस स्मॉलर प्रोटीन इन्वॉल्व इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल पहुंचाते हैं। दे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीवायरल प्रोटीन्स इन दी सेल्स विच इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द वायरल आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो इसमें आरएनए और प्रोटीन्स को सिंथेसिस करने का रखते हैं उसको। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंटरफेरोन्स इज ए सेक्रेटेड बाय द सेल्स इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन बाय ए वायरस और अदर फॉरेन सब्सटेंस। तो इंटरफेरोन क्या होता है, सेक्रेट छोड़ा जाता है बाय द सेल्स इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन बाय ए वायरस। तो वायरस कोई आपके बॉडी में अटैक किया, उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी इंटरफेरोन छोड़ देगी और अदर फॉरेन सब्सटेंसेस, कोई सब्सटेंस, बट इट डज नॉट डायरेक्टली इनहिबिट द एंट्री ऑफ वायरस इनटू द होस्ट सेल। तो ये होस्ट सेल में इंटर करने से वायरस की डायरेक्ट एंट्री नहीं रोकती। हाउएवर इट कैन इनहिबिट द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस जेनेसिस, अंदर जाके उसकी कॉपी होने लगती है, उसको रोक देती है। एंड द असेंबली ऑफ वायरल पार्टिकल्स, कई मान लो वायरस इकट्ठा होना चाहते हैं, उनको इकट्ठा नहीं होने देंगे। और लिमिट द इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन को लिमिटेड रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर इन्फेक्शन आ जाएगा, पर उसको रोकने के लिए इंटरफेरोन्स अंदर पैदा हो जाते हैं बॉडी में अपने आप डिफेंसिव के करने के लिए। इंटरफेरोन्स कैन कम्बैट बैक्टीरियल पैरासाइट इन्फेक्शन, इनहिबिट एंटी प्रोलिफरेशन, सेल डिवीजन ऑफ द मलिग्नेंट नेचर। मान लो अगर आपके अंदर एंटी प्रोलिफरेशन क्वालिटी पैदा होती है, ज़्यादा फैलने नहीं देता बीमारी को, वहीं कंट्रोल करके रखता है। 93rd क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द न्यूट्रिनोज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, और इनकरेक्ट पूछा गया है। तो न्यूट्रिनो के बारे में स्टेटमेंट है। फर्स्ट वन, न्यूट्रिनोज आर द रेयर एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या रेयर एलिमेंट्री पार्टिकल रहते हैं ये। सेकेंड वन इज दे रैपिडली इंटरेक्ट विद द मैटर इन देयर पाथ। तो मैटर से जो उनके रास्ते में होता है उनसे इंटरेक्ट करते हैं। द फर्स्ट एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो वाज डिटेक्टेड इन द कोलार गोल्डफील्ड माइंस। कोलार गोल्डफील्ड माइंस में पैदा हुआ था। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है सेकेंड एंड थर्ड, और डी है थर्ड ओनली। तो इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। न्यूट्रिनोज आर द टाइनी न्यूट्रल एलिमेंट्री पार्टिकल दैट इंटरेक्ट विद द मैटर वाया द वीक फोर्स। तो ये क्या है, टाइनी पार्टिकल्स हैं, मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं वीक फोर्स के द्वारा, न्यूट्रिनोज बोलते हैं। द न्यूट्रिनोज आर द मोस्ट अबंडेंट इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा मिलते हैं न्यूट्रिनोज, तो रेयर मटेरियल नहीं है, मैटर नहीं है। द सन एंड ऑल अदर स्टार्स प्रोड्यूस न्यूट्रिनोज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो जो सन में उससे ऊर्जा पैदा होती है। तो इसमें भी न्यूट्रिनोज पैदा होते हैं। और जो डिकेइंग प्रोसेस विद इन द कोर जो होता है उसमें ये यूटिलाइज होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। न्यूट्रिनोज आर नोटोरियसली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इन ए लेबोरेटरी बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीमली वीक इंटरेक्शन विद द मैटर। क्या ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है लेबोरेटरी में, इनको एक्सट्रीमली वीक इंटरेक्शन विद मैटर्स होता है। कॉस्मिक रेज एंड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी विल मेक इट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ।
तो सरफेस ऑफ द अर्थ इन डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। दिस इज द रैशनल मोस्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी आर लोकेटेड डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस। तो ये लेबोरेटरी हैं डीप अर्थ इनसाइड द अर्थ सरफेस होता है, क्योंकि इनको अर्थ की सरफेस पे न्यूट्रिनोज को देखना बहुत ही मुश्किल है कॉस्मिक रेज और रेडियो एक्टिविटी लाइट की वजह से। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। कोलार गोल्ड फील्ड जो माइंस लेबोरेटरी वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट लेबोरेटरीज क्रिएटेड टू डिटेक्ट न्यूट्रिनोज अंडरग्राउंड इन द वर्ल्ड। तो कोलार गोल्ड फील्ड जो माइन है कर्नाटका में, वो पहली थी लेबोरेटरी। इन 1965 एट द कोलार गोल्ड फील्ड लेबोरेटरी द फर्स्ट एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज वर डिटेक्टेड। तो ये अपनी पृथ्वी के अंदर होते हैं, क्योंकि इनके पृथ्वी की सरफेस पे डिटेक्ट करना मुश्किल है न्यूट्रिनोज का, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सूर्य में भी जो ऊर्जा पैदा होती है वहाँ पे न्यूट्रिनोज पैदा होते हैं। 94th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू दी 3 पेरेंट बेबी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। मतलब 3 जो मान लो पेरेंट्स होते हैं उनके उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है जिसे किसी भी बच्चा पैदा होने के लिए हस्बैंड वाइफ की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें एक थर्ड पार्टी भी रहता है जिसके एग लिए जाते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है द बेबी विल हैव एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द DNA फ्रॉम द फादर एंड द मदर एंड द डोनर। क्या इक्वल प्रोपोर्शन होता है DNA का फादर मदर या डोनर से। थर्ड वन है इट हैज़ बीन डेवलप्ड टू अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। बच्चे से माँ में भी माँ से बच्चे में बीमारी जाने के लिए रोका जाता है क्या इसके द्वारा। थर्ड वन इज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द डोनर कैन नॉट बी पास टू द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द बेबी। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो क्या डोनर जो एग देता है तो उसके क्या जनरेशन में पास नहीं होती आगे। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी है सेकंड ओनली, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द चाइल्ड डज नॉट हैव एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द DNA फ्रॉम द ईच पेरेंट द डोनर। मतलब ना तो डोनर से ना पेरेंट से इक्वल DNA कभी नहीं होते हैं। रादर द मेजोरिटी ऑफ द चाइल्ड DNA इज फ्रॉम हिज पेरेंट्स। उसके माता पिता से ही होंगे विद ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन कमिंग फ्रॉम द माइट्रोकैंड्रिया ऑफ द डोनर एग और थर्ड पेरेंट। जो डोनर एग देने वाला है उसके माइट्रोकैंड्रिया भी कुछ फ्रैक्शन हो सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। When the mother has a damaged mitochondrial, मदर का माइट्रोकैंड्रियल DNA डैमेज है, she will pass this on to her children। तो मान लो कोई माँ में बीमारी है उसको माइट्रोकैंड्रियल DNA के थ्रू बच्चे में पास हो जाएगी, causing disease of a varied severity depending on the proportion of the healthy and डैमेज माइट्रोकैंड्रिया। कितना माइट्रोकैंड्रिया डैमेज है उसी हिसाब से बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा। द चाइल्ड रेंडमली इनहेरिट्स, जो ऑटोमेटिकली उस बच्चे में पहुंच जाएंगे, इनहेरिट्स अपनी माँ से। 3 पेरेंट्स बेबी वर डेवलप टू अवॉइड दिस ट्रांसमिशन। तो 3 पेरेंट बेबी डेवलप किए जाते हैं इसको ट्रांसमिशन को अवॉइड करने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इफ़ ए बेबी इज़ मेल, अगर बच्चा मेल है, देयर वोंट बी पासिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू फ्यूचर जनरेशन। तो बच्चों में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगर अगली पीढ़ियों में नहीं जाएगी। बट इफ़ द बेबी इज़ फीमेल सी विल कैरी माइट्रोकैंड्रियल DNA फ्रॉम ए थर्ड अननोन डोनर। तो माइट्रोकैंड्रियल DNA थर्ड जो डोनर है उससे उस बच्चे लड़की में कॉपी हो जाएंगे, विच सी विल पास ऑन टू हर फ्यूचर चिल्ड्रन एंड इट सी विल हैज़ ए डॉटर। अगर मान लो उसको भी एक बच्ची हो गई जो पैदा हुई थी बच्ची, तो उसको भी आगे फर्दर जनरेशन में पास होने हो जाएंगे माइट्रोकैंड्रियल DNA के थ्रू। दे विल कंटिन्यू टू पास ऑन दिस डोनर DNA इफेक्टेड द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्यूचर जनरेशन। आगे आने वाली पीढ़ियों में भी DNA चेंज हो जाएगा जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95th क्वेश्चन। Consider the following statements with reference to the STAR project recently in the news. First one is, it is supported by the World Bank in the form of a result-based financing instrument called Program for the Results. Second one is, the National Assessment Center has been established for continuous tracking of the student learning. Student के लर्न करने के लिए assessment center है. Third one is, its contingency response component ensure responsiveness to any natural, man-made और health disaster. तो नेचुरल और मैन मेड या हेल्थ डिजास्टर को डिसाइड करता है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। स्टार्स क्या होता है, स्टार स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट्स प्रोजेक्ट।
मतलब स्ट्रेंथ करता है, मजबूत बनाता है टीचिंग लर्निंग, पढ़ाने की और सीखने की रिजल्ट्स ऑफ द स्टेट्स प्रोजेक्ट जो भी हैं। द स्टार्स प्रोजेक्ट सीक्स टू सपोर्ट द स्टेट्स इन द डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवेल्युएटिंग, इम्प्रूविंग इंटरवेंशन। इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है उसको इवेल्युएट करेगा, इम्प्रूव करेगा, इंटरवेंशन विद डायरेक्ट लिंकेज टू इम्प्रूव एजुकेशन आउटकम्स एंड स्कूल फॉर द टू वर्क ट्रांजिशन स्ट्रेटजी। तो स्कूल से कितना वर्क में ट्रांजिट हो रहा है फॉर इम्प्रूव्ड लेबर मार्केट आउटकम्स। द ओवरऑल फोकस एंड कंपोनेंट्स ऑफ द स्टार प्रोजेक्ट आर अलाइंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अलाइन है। क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम, इट विल इम्प्लीमेंट एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अक्रॉस 6 स्टेट्स नेमली हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, केरला, उड़ीसा। तो ये सभी स्टेट्स में नहीं है, 6 स्टेट में इस पर इम्प्लीमेंट काम किया गया है। तो स्टेट की परफॉर्मेंस देखी जाती है कि कितना आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरह कॉपी कर रहे हो और कितना आउटपुट हो रहा है, कितनी एजुकेशन जा रही है। एग्रीमेंट किस किस के बीच साइन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड वर्ल्ड बैंक के। इन दिस द वर्ल्ड बैंक सपोर्ट्स इन द फॉर्म रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रोग्राम फॉर द रिजल्ट्स। मतलब कितना रिजल्ट आ रहा है एजुकेशन देने पे, कितना क्या हो रहा है। सेकेंड करेक्ट है, द नेशनल असेसमेंट सेंटर कॉल्ड PERT has been established under this project for continuous tracking of the learning and data-driven decision making leading to examination reforms। ये PERT नाम का जो बना दिया कि सेंटर बना दिया, तो क्या उसका काम है कि ट्रैकिंग करेगा लर्निंग एंड डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग लीडिंग टू एग्जामिनेशन रिफॉर्म। एग्जामिनेशन में कितने रिफॉर्म हुआ। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, द स्टार प्रोजेक्ट्स इंक्लूड्स ए कंटीजेंसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंपोनेंट under the national component which would enable it more responsive to any natural, man-made or health disaster. It will help the government respond to the situation leading to the loss of learning such as school closure, infrastructure damage, and use of technology for the facilitate remote learning। जो इमरजेंसी मान लो आती है, जैसे कोविड-19 की वजह से इमरजेंसी आ गई, बच्चे सीख नहीं रहे हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी का हेल्प रहेगा। तो ये अब जो सिचुएशन चली गई उसी के हिसाब से है। रैपिड रिकग्नाइजेशन ऑफ द फाइनेंसिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द स्ट्रीमलाइन फाइनेंसिंग रिक्वेस्ट प्रोसीजर, तो उसके लिए फाइनेंस अवेलेबल कराएगा। इसलिए वर्ल्ड बैंक का इसमें साथ है, डिपार्टमेंट ऑफ अपना इकोनॉमिक अफेयर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू दिस स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The scramjet engine designed by the ISRO uses hydrogen as fuel। तो scramjet engine है क्या, डिजाइन बाई इसरो यूजेज हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज करता है। सेकंड है, इन स्क्रैमजेट इंजन एक कंप्रेसर इज नॉट रिक्वायर्ड। स्क्रैमजेट में क्या कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द ऑक्सीडाइजर टैंक यूज इन दिस स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी इज प्रोन टू कंबस्चन। तो जो ऑक्सीडाइजर यूज होता है स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में, कंबस्चन का क्या उसका जलने की आशंका रहती है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकंड एंड थर्ड, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है थर्ड ओनली, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, स्क्रैमजेट इंजन एंड इन इम्प्रूवमेंट ओवर द रैमजेट इंजन एज ए इट एफिशिएंसी ऑपरेट एट हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मतलब 6 मैक के आसपास आपका ये फ्लाई करेगा। अलाउ सुपरसोनिक कंबस्शन, सुपरसोनिक स्पीड पे कंबस्शन हुआ, दिस इज नोन एज सुपरसोनिक कंबस्शन, रैमजेट और स्क्रैमजेट। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, द स्क्रैमजेट इंजन डिजाइन बाय इसरो यूजेज हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर इज ए ऑक्सीडाइजर। हाइड्रोजन फ्यूल होगा, ऑक्सीजन एटमोसफेयर से लेके ऑक्सीडाइजर का काम करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, एन इंजन यूजिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी एन एयर ब्रीथिंग जेट इंजन। एयर ब्रीथिंग जेट इंजन होता है, इट यूजेज द व्हीकल फॉरवर्ड मोशन टू कंप्रेस इनकमिंग एयर फॉर कंबस्चन विदाउट रोटेटिंग कंप्रेसर। तो इसमें कंप्रेसर नहीं होता, बस जो एयर आती है उसको ही कंबस्चन में यूज करता है डायरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इन इंजन्स यूजिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी ऑक्सीजन इज नॉट कैरिड इन द ऑक्सीडाइजर टैंक। तो इसमें क्या है, स्क्रैमजेट है, इन इंजन्स यूजिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी ऑक्सीजन इज नॉट कैरिड, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर टैंक में नहीं जाती। एयर ब्रीथिंग इंजन्स दे यूज एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटमोस्फेयर की, हैंस दे आर मोर एफिशिएंट देन रॉकेट्स विच कैरी ऑक्सीजन सेपरेटली। जो सेपरेटली ऑक्सीजन लाते हैं उनसे ये
ज़्यादा बेनिफिशियल। और सेकंड में क्या है, ये सॉरी मेरे से गलती होगा कि ये रोटेटिंग कंप्रेसर यूज़ होता है, विदाउट ए रोटेटिंग कंप्रेसर। कंप्रेसर यूज होता है बट रोटेटिंग कंप्रेसर यूज नहीं होता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1919, तो जीआई टैग बोलते हैं वो ये देता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स एंड एक्ट, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या है, एन इंडिविजुअल इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द जीआई टैग। क्या एक अकेला आदमी जीआई टैग के लिए एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। सेकंड है, ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन वंस रजिस्टर कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द ऑथराइज यूजर, तो जीआई टैग एक बार रजिस्टर हो गया तो ऑथराइज यूजर के द्वारा ही किया जाएगा। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड, आईपी जो एपेलेट बोर्ड है, द पावर टू रिमूव जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द रजिस्टर, कभी भी जीआई टैग निकाला जा सकता है क्या। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है सेकंड एंड थर्ड। इसका सॉल्यूशन सी है। जीआई टैग क्या 99 का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं, 99 में नॉर्थ इंडिया में फ्लड आई थी, स्पेशली रोहतक के आसपास जो हरियाणा में एरिया है उसको वहाँ पे फ्लड आई थी, तो उस पर जीआई टैग तभी दिया था 99 में दिया जाता, एस्टेब्लिश हुआ था। 6 टू प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रिलेटिंग टू द गुड्स इन इंडिया। द एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्कर्स हु इज रजिस्ट्रार ऑफ द जीआई। जीआई का रजिस्ट्रार होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर दिस एक्ट ग्रुप्स ऑफ पर्सन producer of the product, any organization or any authority established by or under the law have a right to apply for the registration of the GI for their product. GI is not an individual or private right, it's public or collective right. ये पब्लिक और कलेक्टिव राइट है, इंडिविजुअल इसको यूज नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन यूज होगा। एनी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द अंडर लॉ हैव ए राइट टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। जियोग्राफिक इज नॉट इंडिविजुअल का इसमें कोई प्राइवेट राइट नहीं है, कलेक्टिव राइट है ये। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज ए पब्लिक प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द प्रोड्यूसर ऑफ द कंसर्न गुड्स। क्या ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। इट कैन नॉट बी द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द असाइनमेंट, ट्रांसमिशन, इन लाइसेंसिंग, प्लेजिंग, मॉर्टगेज सच एज अदर एग्रीमेंट। हैंस ए जीआई वंस रजिस्टर कैन नॉट बी ट्रांसफर। तो जीआई एक बार जो मिल गया जीआई टैग वो ट्रांसफर नहीं होता। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। आईपी एपेलेट बोर्ड है जो रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन हैज़ पावर टू रिमूव जीआई टैग ऑफ ए प्रोडक्ट और ऑथराइज पर्सन यूजर फ्रॉम द रजिस्टर। तो जीआई टैग कभी भी किसी चीज़ का रजिस्ट्रार के द्वारा हटाया जा सकता है। 98th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द नाविक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपको हमेशा क्वेश्चन पेपर में याद रखना है ओनली वर्ड दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है या इनकरेक्ट दिया हुआ है, मतलब ये क्या है एक्सट्रीम हो जाते हैं ओनली नोट। तो आपको ध्यान रखना कि कहीं आपको आंसर आते आते भी गलत तो नहीं मार्क कर दिया आपने। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम। जैसे जीपीएस बोलते हैं, तो क्या इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्या ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। सेकंड है इट प्रोवाइड्स बेटर पोजीशन एक्यूरेसी देन द जीपीएस। क्या पोजीशन एक्यूरेसी जीपीएस से ज़्यादा रहती है इसकी। थर्ड है मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट यूज बाय इट आर इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। तो सैटेलाइट यूज किए जाते हैं इसके 12 जो जिन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में रहते हैं। क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। नाविक क्या है, नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो जो भारत के धूमकेतु हैं कॉन्स्टलेशन है उसके द्वारा नेविगेशन करना इज ए रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया। तो अपना इंडिया के द्वारा नाविक बनाएगा। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट पोजीशन इंफॉर्मेशन सर्विस टू यूजर्स इन इंडिया एज वेल एज द रीजन एक्सपेंडेड टू दी 1500 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्री। 1500 किलोमीटर बाउंड्री तक अच्छी एक्यूरेसी देता है। क्या है नाविक, क्या है नाविक विच इज यूज रीजनल नेविगेशन सिस्टम IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNS बोलते हैं।
इज ए एग्जीक्यूट टू प्रोवाइड पोजिशनल एक्यूरेसी फॉर द बेटर देन 5 मीटर इन द प्राइमरी सर्विस एरिया। 5 मीटर के आसपास की एक्यूरेसी देता है, वाइल द जीपीएस जो हम यूज़ करते हैं व्हीकलों में लोकेशन के लिए यूनाइटेड स्टेट का, वो 20 मीटर तक की एक्यूरेसी देता है। इसलिए हमारा नाविक बहुत ही एक्यूरेट है, हैंस नाविक प्रोवाइड्स बेटर पोजिशनल एक्यूरेसी देन द जीपीएस। एक्यूरेसी अपनी नाविक की अच्छी है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। IRNS यूज्ड बाय नाविक 3 सैटेलाइट आर लोकेटेड इन दी सब सुटेबल ऑर्बिटल स्लॉट्स इन दी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। 3 तो इसके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और 4 जो बाकी हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में है विद द रिक्वायर्ड इंक्लिनेशन एंड इक्वेटोरियल क्रॉसिंग इन दी 2 डिफरेंट प्लेन्स। हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट इन दी RNS आज जियो सिंक्रोनस में 4 हैं, 3 आपके जियो सिंक्रोनस में 4 हैं, जियो स्टेशनरी में 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द ऑगमेंटेड रियलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट अलाउज द यूजर टू सेंस बोथ रियल वर्ल्ड एंड वर्चुअल स्पेस साइमल्टेनियसली। आपको ये याद रखना है कि आजकल बच्चे पबजी वगैरह गेम बहुत खेलते हैं, तो उसके बारे में ये ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं, जैसे आपको रियल फील कराए कोई भी चीज़, जैसे आप वहाँ बैठे हो। तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट वन है, इट अलाउज द यूजर टू सेंस बोथ द रियल वर्ल्ड एंड वर्चुअल स्पेस साइमल्टेनियसली। तो रियल वर्ल्ड और वर्चुअल स्पेस दोनों फील होंगे क्या आदमी को। सेकेंड है, इट नीड्स ओपेक स्क्रीन फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ द सिमुलेशन। क्या ओपेक स्क्रीन यूज होती है सिमुलेशन के लिए? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी दोनों ठीक हैं, डी दोनों गलत हैं। तो इसका सोल्यूशन बी है। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है? इंटीग्रेट्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, add value to the user interaction with the real world, while virtual reality replace the actual world environment with the 3D digital element। तो वर्चुअल रियलिटी क्या रिप्लेस कर देती है एक्चुअल वर्ल्ड को 3D आपका इफेक्ट देके। ऑगमेंटेड रियलिटी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अलाउज द यूजर टू सेंस बोथ रियल वर्ल्ड एंड वर्चुअल स्पेस। रियल तो वर्ल्ड और वर्चुअल स्पेस आपको फील होगा। यूजर्स आर स्टिल एबल टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड देम। दिस मेक्स द एप्लीकेशन मोर इमर्सिव एंड इंटरेक्टिव अमंग यूजर्स। तो इमर्सिव आदमी उसमें अपने आप को डूबा हुआ फील करेगा। और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था, इसका आंसर यही है ठीक। ऑगमेंटेड रियलिटी यूजेज ट्रांसपेरेंट स्क्रीन्स फॉर द प्रोजेक्शन। ओपेक स्क्रीन यूज नहीं होती, इसमें ट्रांसपेरेंट स्क्रीन यूज है, बट वर्चुअल रियलिटी यूजेज ओपेक। तो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है आपका? ट्रांसपेरेंट स्क्रीन यूज होता है। वर्चुअल रियलिटी में आपका ओपेक स्क्रीन यूज होता है। ए गेम लाइक पोकेमॉन गो इज एन एप्लीकेशन ऑफ द ऑगमेंटेड रियल। तो पोकेमॉन गो क्या है? एप्लीकेशन ऑगमेंटेड रियलिटी का है, इसमें ट्रांसपेरेंट स्क्रीन यूज होती है। 100th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द टर्म टोकामेक इज ए मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, द मशीन वॉल एब्जॉर्ब्स द चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन। तो मशीन की जो वाल हैं टोकामेक की, क्या वो चार्ज पार्टिकल को प्रोड्यूस करते हैं फ्यूजन जो सेलियन होता है उसकी वजह से। इट वाज द फर्स्ट डेवलप्ड बाय द यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इन 1960। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या सोवियत यूनियन ने 1960 में इसको डेवलप किया था? ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी दोनों ठीक हैं, डी दोनों गलत हैं। तो इसका सोल्यूशन बी है। ITR क्या होता है? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट एम्स टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट टोकामेक मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस। जो मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस है दैट हैज़ बीन डिजाइन टू प्रूव द फिजिबिलिटी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर फ्यूजन एज ए लार्ज स्केल। न्यूक्लियर फ्यूजन लार्ज स्केल पे यूज हो सकता है। कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। टोकामेक इज एन एक्सपेरिमेंटल मशीन डिजाइन टू हार्नेस द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा जो एनर्जी को हार्नेस करता है, इकट्ठा करता है, उसको टोकामेक बोलते हैं। तो रशियन एक्रोनेम है टोरोडियल चैम्बर विद मैग्नेटिक कॉइल्स, इसको टोकामेक बोलते हैं। टोरोडियल चैम्बर विद मैग्नेटिक कॉइल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनसाइड इट टोकामेक द एनर्जी प्रोड्यूस थ्रू द फ्यूजन ऑफ द एटम्स इज एब्जॉर्ब्ड एज द हीट इन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स। हीट ऑफ द वॉल्स में यूज होती है। Magnetic coils placed around the tokamak vessel confine charge particle of the hot plasma away from the vessel walls। तो मैग्नेटिक चार्ज को तो एक हम प्लाज्मा की वाल रख देते हैं, वही अट्रैक्ट कर लेते हैं। नो चार्ज पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ दिस मशीन। तो कोई चार्ज पार्टिकल मशीन की दीवारों के द्वारा नहीं सोखा जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है।
Tokamak was the first developed by the Soviet Socialist Republic research in the late 1960 1960 में आपके सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने रिसर्च किया था. करंटली इट हैज़ बीन अडोप्टेड अराउंड द वर्ल्ड एज द मोस्ट प्रोमिसिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस. तो मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस के लिए सबसे प्रोमिनेंट है ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है. That is all for today. I will come tomorrow with more questions. And thanks for being patient because you are investing your time here on my video. I will come tomorrow with more questions. Bye.